गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रुप 16 में हम बात करेंगे हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 की। देखो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम आते हैं। इनके हाइड्राइड हमने देखा था कि जब भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होते हैं तो H2E टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक है, यहाँ 2 जो है वो इन एलिमेंट्स की, जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -2 को शो करता है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 को शो कर रहा है। H2E टाइप के ये हाइड्राइड बनाते हैं। अब इन हाइड्राइड की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी तो है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट अगर आपसे पूछते हैं ग्रुप 16 के हाइड्राइड आपको दे दें कि वाटर है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनियम है, ठीक है, टेलुरियम का हाइड्राइड है। अगर इन हाइड्राइड का डाइपोल मोमेंट आपसे पूछें तो देखो डाइपोल मोमेंट डाउन द ग्रुप जाने पर, यानी आप जब ऑक्सीजन से टेलुरियम की तरफ जाओगे तो डाइपोल मोमेंट कम होता है। ठीक है, क्यों कम होता है? देखो डाइपोल मोमेंट दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू डी, यानी चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट है डाइपोल मोमेंट। ये चीज़ आप जानते हो। और डाइपोल मोमेंट पोलरिटी का इंडिकेशन देता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड कितना पोलर है, वो आप डाइपोल मोमेंट के थ्रू मेजर करते हो। ठीक है, तो Q इंटू डी अगर हम देखते हैं, ठीक है, डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी पर डिपेंड करता है। तो देखो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। जब आप ग्रुप पे नीचे जाओगे ऑक्सीजन से टेलुरियम की तरफ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होना यानी कि चार्ज का जो सेपरेशन है वो कम होता जाता है। ठीक है, प्लस और माइनस का जो सेपरेशन है वो कम होता जाता है, यानी Q की वैल्यू कम होती जाती है। तो Q इंटू डी का जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू भी कम होगा। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू डिक्रीज होता है। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद रिड्यूसिंग कैपेसिटी अगर आप देखो तो रिड्यूसिंग कैपेसिटी अगर इनके हाइड्राइड में हम कंपेयर करते हैं तो रिड्यूसिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा टेलुरियम के हाइड्राइड की है, फिर सेलेनियम का हाइड्राइड, फिर सल्फर का हाइड्राइड और फिर ऑक्सीजन का हाइड्राइड यानी वाटर। सबसे कम रिड्यूसिंग कैपेसिटी वाटर की होगी इन हाइड्राइड में। ठीक है, तो देखो रीज़न क्या होगा इसके लिए? रिडक्शन, कोई भी जो कंपाउंड है वो रिडक्शन तब करता है जब वो अपना हाइड्रोजन जो है वो डोनेट करता है। ठीक है, पर्टिकुलर दूसरी स्पीसी को अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है। तो देखो जैसे जैसे पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे हम टेलुरियम की बात करें और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है, ये जो बॉन्ड लेंथ है इनका ये बढ़ेगा तो उस बॉन्ड लेंथ को ब्रेक करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड लेंथ कैसे बढ़ेगा? बॉन्ड लेंथ तब बढ़ेगा जब साइज़ बड़ा होगा, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का साइज़ बड़ा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन सभी में कॉमन है, सारे हाइड्राइड में कॉमन है। हमें अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना है इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स पर। यहाँ पर टेलुरियम का साइज़ जो है वो हायर है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम। तो हायर साइज़ की वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी और उसको ब्रेक करना हमारे लिए आसान होगा। जैसे हम बॉन्ड लेंथ ब्रेक करेंगे जो हाइड्रोजन है वो हमारा रिलीज़ होगा और पर्टिकुलर दूसरी स्पीसी का क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं रिड्यूसिंग कैपेसिटी पर्टिकुलर हाइड्रेट की बढ़ती है। फिर थर्ड हम अगर बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए सीधा सा फंडा है कि जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, आप डाउन द ग्रुप आते हो, आपने देखा था मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहे थे। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ना यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, BP और MP जो है इनके वो इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे हाइड्रेट के केस में पूछे तो हम सीधी सी बात कहेंगे कि डाउन द ग्रुप टेलुरियम है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट टेलुरियम का होगा, फिर उसके बाद सेलेनियम के हाइड्रेट का, फिर सल्फर के हाइड्रेट का। ठीक है, बट इनमें एक एक्सेप्शन यहाँ हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का हाइड्रेट यानी कि वाटर जो है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों के कंपेयर में हायर है। क्यों हायर है? ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाएगा इन सभी हाइड्रेट के केस में। ठीक है, और बाकी ऑर्डर इसका वही रहेगा डाउन द ग्रुप जाने पर। अब हम बात कर लेते हैं एसिडिक नेचर की। तो देखो एसिडिक नेचर अगर हम बात करें तो इंक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप जाने पर। जिस तरह से रिड्यूसिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही थी उसी तरह इनका एसिडिक नेचर भी इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है एसिडिक नेचर? क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर स्पीसी एसिडिक तभी होगी जब वो H+ रिलीज़ करेगी। ठीक है, और H+ तब रिलीज़ होगा जब साइज इंक्रीज़ होगा पर्टिकुलर एलिमेंट का, ओके, और उनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगी तभी H+ रिलीज़ होगा। ठीक है, तो ये इनकी एसिडिक नेचर का सीक्वेंस हो गया। फिर उसके बाद हम बात करें अगर O2 की, ठीक है, ये O2 जो है 16 ग्रुप का ही एक हमारा कंपाउंड है, ऑक्सीजन से बना हुआ। ठीक है, डाईऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं,
O2 की अगर हम बात करें तो देखो ये कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर आप बात करो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन होता है। इसके फ्रीजिंग पॉइंट की हम बात करें तो 55 केल्विन होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट O2 का, ओके। और ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप हैं जिसमें हम O16, O17 और O18 की बात करते हैं। 3 आइसोटोप हैं इसकी। और O2 जो है वो एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक कैसे होता है, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जान सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हुई। उसके अलावा O2 जो है वो डायरेक्टली रिएक्ट करता है विद ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट सम मेटल्स लाइक गोल्ड है, प्लेटिनम है और नोबल गैसेज है, इनसे रिएक्ट नहीं करेगा, बट ऑलमोस्ट सारे मेटल से रिएक्ट करता है, नॉन मेटल से रिएक्ट करता है और ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यूजेस, तो देखो सबसे बड़ा यूज़ ऑक्सीजन का अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में आता है, ठीक है। रेस्पिरेशन में ये यूज़ होता है। उसके अलावा कंबस्शन रिएक्शन में यूज़ होगा, ठीक है। पर्टिकुलर कंबस्शन प्रोसेस में यूज़ होता है, ठीक। और उसके अलावा और बहुत सी जो मेटल्स हैं उनकी फॉर्मेशन में, स्पेशली स्टील की फॉर्मेशन में यूज़ होता है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, जो कि इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन की प्रिपरेशन हम यहाँ देखो हमें ऑलमोस्ट 4 प्रिपरेशन दी हुई हैं। फर्स्ट है ऑन लार्ज स्केल ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर और एयर। अगर लार्ज स्केल पर आपको बनाना है तो आप वाटर से या एयर से बना सकते हो, ठीक है। वाटर का आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा, जिससे आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो तो रिलीज़ होगी कैथोड पर और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पर रिलीज़ होगी, इस तरह से, ठीक है। आप एनोड और कैथोड लोगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड तो पॉजिटिव होता है हमारा और कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है। इस पॉजिटिव एनोड पर हमारी ऑक्सीजन रिलीज़ होगी और नेगेटिव कैथोड पर H2 रिलीज़ होगी, बस ये चीज़ ध्यान में रखना आप, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं O2 ऑल्सो ऑब्टेन बाई हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट सच एज क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स एंड परमैंगनेट। अगर आपके पास जैसे सॉल्ट है जिनमें ऑक्सीजन है, अगर आप उन्हें हीट करते हो तो उनसे भी O2 रिलीज़ होती है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है पोटेशियम क्लोरेट का, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट को आपने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड तो KCl रिलीज़ हुआ, साथ ही साथ आपकी ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हुई। पोटेशियम परमैंगनेट का यहाँ एग्जाम्पल दिया है, इससे भी ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो रही है। उसके बाद थर्ड है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। अब मेटल की ऑक्साइड्स अगर हम लेते हैं और उनको थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो भी हमें ऑक्सीजन मिलती है और पर्टिकुलर मेटल हमें मिलता है। जैसे यहाँ पर हमने सिल्वर ऑक्साइड, मर्करी का ऑक्साइड है, प्लम्बम ऑक्साइड है, इनके एग्जाम्पल लिए, ठीक है। इन्हें हीट किया इन ऑक्साइड्स को, इन मेटल के ऑक्साइड्स को, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ हमें ऑक्सीजन गैस रिलीज देखने को मिलती है और साथ ही साथ पर्टिकुलर मेटल हमें यहाँ मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, यहाँ पर आपको एक कंपाउंड ए दिया जाएगा। ये ए जो है हीट करने पर बी एक कंपाउंड देता है जो कि वाइट कलर का कंपाउंड है, साथ में सी गैस और डी गैस रिलीज होती है, ठीक है। ये जो बी कंपाउंड है ना, जब आप इसे हीट करते हो तो ये येलो कलर के कंपाउंड येलो कलर में चेंज हो जाता है। रहता वही कंपाउंड है बट ये येलो कलर में चेंज हो जाता है। फिर से कूल डाउन करने पर फिर से ये वापस से वाइट हो जाता है। अब आपसे पूछेंगे कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, तो देखो ए क्या है, एक नाइट्रेट है, जिंक का नाइट्रेट, ओके। जैसे कि हमने ऑलरेडी ऊपर देखा है कि नाइट्रेट्स भी जो हैं जब आप उन्हें क्या करते हो, हीट करते हो नाइट्रेट्स को, तो भी आपको O2 गैस मिलती है। उन्हीं नाइट्रेट्स पर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपने जिंक का नाइट्रेट लिया, उसको आपने हीट किया तो आपको जिंक का ऑक्साइड मिलेगा। ऑक्साइड्स ध्यान रखना हीट करने पर हमेशा येलो कलर के हो जाते हैं और फिर से कूल डाउन करोगे तो वाइट हो जाएंगे, ठीक है। जिंक ऑक्साइड मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर उसके बाद हम रिएक्शंस देख लेते हैं ऑक्सीजन की, डाइऑक्सीजन की। तो रिएक्शन देखो ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, उनके ऑक्साइड्स बनाता है। यहाँ एग्जांपल दिए हुए हैं, कैल्शियम के ऑक्साइड की फॉर्मेशन है, ठीक है। कार्बन से रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। एल्यूमिनियम से रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाया। फॉस्फोरस से रिएक्ट किया, फॉस्फोरस का ऑक्साइड बनाया। उसके अलावा हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करता है तो CO2 और वाटर की रिलीज़ करता है, ठीक है। जिंक सल्फाइड से रिएक्ट किया उसने तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। तो इस तरह से कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं ऑक्सीजन की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन। तो देखो ओजोन भी हम जानते हैं कि एक एलोट्रोप है, ऑक्सीजन का ही एक एलोट्रोप है, ठीक है। O3 जिसे हम कहते हैं, और ओजोन जो है एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। O3 इज़ यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ लिया जाता है। बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखो ये
इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि रैपिडली डिकम्पोज हो जाता है ओजोन, किसमें, O2 में, प्लस ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन इसे हम कहते हैं। ये चीज़ हम अपने जूनियर क्लासेस में पढ़कर आए। नेसेंट ऑक्सीजन बहुत पावरफुल ऑक्सीजन है और इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही ये जो ओजोन है ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्लस गुड ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। इस ऑक्सीजन की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है। O3 इज वेरी रिएक्टिव एंड रेडिली डिकम्पोज टू गिव O2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन। ड्यू टू गिविंग नेसेंट ऑक्सीजन O3 वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ब्लीचिंग एजेंट। ओके, यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों काम करता है ओजोन, या ब्लीचिंग एजेंट क्यों है, तो हम यहाँ पर अपना रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ ओजोन की लुईस स्ट्रक्चर दी गई है। ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड है ओजोन का। ठीक है, हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इस ओजोन में जितनी ये जो आपको दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेंगी, ये जो ऑल ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो इक्वलेंट है, सभी की बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। और उसके अलावा O3 जो है वो डायामैग्नेटिक है। ठीक है, जबकि O2 क्या था हमारा, पैरामैग्नेटिक था। ओके, फिर अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। देखो, ऑक्सीजन जनरली पेल ब्लू कलर की गैस है। ठीक है, आप देखोगे इसको तो ऑक्सीजन पेल ब्लू कलर की गैस है। अगर आप इसे हीट करते हो तो इसका कलर वॉयलेट या डार्क ब्लू हो जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की, कि प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो देखो, इसकी प्रिपरेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन से प्रिपेयर किया जाता है, बट ऑक्सीजन को का साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है। देखो, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक हाईली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, जिसमें आप ऑक्सीजन को ड्राई एयर को पास करते हो तो वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 142 किलोजूल पर मोल एनर्जी हमें देनी होती है, तब जाकर ओजोन का बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो टूटता है और ओजोन गैस बनती है। ठीक है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ओजोन का प्रिपरेशन। ओके, फिर उसके बाद अगर आप रिएक्शंस देखोगे ओजोन की, तो देखो ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करता है। आपको यहाँ देखो, ओजोन अगर आपने सल्फाइड ली है, जैसे किसी भी मेटल का सल्फाइड लिया, वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उसके अलावा आपने आयोडाइड लिया तो वो आयोडिक एसिड में कन्वर्ट होगा, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा, सबका ऑक्सीडेशन करेगा ये। Sn+2 की फॉर्म को Sn+4 में ऑक्सीडाइज कर देगा, NO2 को N2O5 में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं ओजोन की। ठीक है, अब हमारे जो डाइऑक्सीजन और ओजोन है दोनों हमारे कंप्लीट होते हैं। इसमें हमने प्रिपरेशन देखी है इनकी। ठीक है, क्या क्या इनकी रिएक्शंस हैं, कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ जैसे कि ये नाइट्रेट वाला क्वेश्चन था, ये हमने देखा है। ठीक है, तो इस तरह हमारी डाइऑक्सीजन और ओजोन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब कुछ पर्टिकुलर 16 ग्रुप के कुछ और, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, कुछ पर्टिकुलर सल्फर के एलोट्रॉप्स हैं, वो बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। फिर हमारा 16 ग्रुप क्लियर होगा, उसके बाद ग्रुप 17 और ग्रुप 18 हमें देखना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।